हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सोपरा एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकृति के मूल बल। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रकृति के 4 मूल बल होते हैं। पहला बल मैंने आपको बताया था गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा मैंने आपको बताया था विद्युत चुम्बकीय बल, तीसरा बल मैंने आपको बताया था नाभिकीय बल और चौथा बल मैंने आपको बताया था दुर्बल बल। ये 4 बल बताए थे मैंने आपको प्रकृति के मूल बल, और इन मूल बलों में मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा दिया था। आज हम दूसरे बल की बात करेंगे, विद्युत चुम्बकीय बल। तो आपका दूसरा बल आता है विद्युत चुम्बकीय बल। विद्युत चुम्बकीय बल, इसको समझे भाई। देखें, एक वैज्ञानिक था कुलाम नामक एक वैज्ञानिक था। कुलाम नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि अगर 2 आवेश स्थिर अवस्था में हो, 2 आवेश हैं जो स्थिर हैं, रुके हुए हैं, अगर 2 आवेश स्थिर अवस्था में हैं तो उनके मध्य एक बल लगता है जिसे हम स्थिर वैद्युत बल के नाम से जानते हैं। वापस समझे, कुलाम नामक जो वैज्ञानिक था उसने ये बताया था कि अगर 2 आवेश स्थिर अवस्था में हो तो स्थिर अवस्था में 2 आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसे हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, कुलाम ने ये बताया कि आवेशों के मध्य बल लगता है अगर 2 समान प्रकृति के आवेश हैं। समान प्रकृति का मतलब है कि पहला आवेश धनावेश है, दूसरा आवेश भी धनावेश है, तो धनावेश और धनावेश के मध्य जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण बल लगता है। पहली बात, कुलाम ने ये बताया कि समान प्रकृति के मतलब धनावेश और धनावेश के मध्य जो बल लगता है उसे हम कौन सा बल कहते हैं? प्रतिकर्षण बल कहते हैं, समान प्रकृति के। ऐसे ही माइनस और माइनस के मध्य अगर बल लगेगा तो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। इसका मतलब स्थिर वैद्युत बल लगता है। प्रतिकर्षण बल अर्थात स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं उसको। और अगर प्लस और माइनस है तो उनके मध्य हमेशा आकर्षण बल लगता है। तो कुलाम नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि अगर 2 आवेश स्थिर अवस्था में होते हैं तो उनके मध्य एक बल लगता है, उस बल को हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल। ठीक है। तो जैसे ये एक आवेश है Q1 और एक ही आवेश है Q, दोनों स्थिर रखे हुए हैं, इसी जगह पर रहेंगे, हिल नहीं रहेंगे। तो ये 2 आवेश हैं। तो कुलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया कि इन आवेशों के मध्य जो स्थिर आवेश है, इन आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसे हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। फिर कुलाम ने यह आगे बताया कि जब 2 आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बल लगता है तो ये बल जो होता है, मान लें कि ये 2 आवेश हैं, ये 2 आवेश हैं, ये 2 आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है? स्मॉल r दूरी पर स्थित। ठीक है भाई, ये 2 बल है, सॉरी 2 आवेश है Q1 Q2 और ये स्थिर आवेश है, और इन स्थिर आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है? स्मॉल r। तो कुलाम नामक वैज्ञानिक ने यह बोला था कि जब 2 आवेश एक दूसरे से उस दूरी पर स्थित होते हैं, स्थिर आवेशों उस दूरी पर स्थित होते हैं, तो उनके मध्य जो बल लगता है उसे हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। और इस स्थिर वैद्युत बल का जो मान होता है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के तो क्या होता है? समानुपाती। समझे? दोनों आवेशों की मात्राओं के, इसका मतलब ये Q1 और ये Q2 2 आवेश हैं, इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के तो क्या होगा? समानुपाती। क्या?
इन दोनों आवेशों के मध्य जो स्थिर विद्युत बल लगेगा वो इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती। इसका मतलब Q1 और Q2 के गुणनफल के क्या होगा, बल समानुपाती होगा। और फिर बोलता है कि जो बल होता है स्थिर विद्युत बल वो इन दोनों आवेशों की मात्राओं के तो गुणनफल के तो समानुपाती होता है और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम बोलता है कि ये जो आवेश है स्थिर बिंदु आवेश, स्थिर आवेश है, इन आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है वो इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के तो क्या है, समानुपाती, और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है भाई। तो कूलाम ये बोल रहा है कि इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो बल जो है इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के तो क्या है, समानुपाती, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण 1 व 2 को ले लेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों समीकरणों को ले लेंगे। F समानुपाती कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F बराबर कितना हो गया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समानुपाती का हमने चिन्ह हटाया, समानुपाती का चिन्ह हटाया, तो समानुपाती का चिन्ह हटाया तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, K लगा दिया। या K एक समानुपाती नियतांक है और K जो है उसे हम स्थिर विद्युत बल नियतांक कहते हैं। K समानुपाती नियतांक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, स्थिर विद्युत बल नियतांक के नाम से जानते हैं। स्थिर विद्युत बल नियतांक के नाम से जानते हैं या कूलाम बल नियतांक के नाम से जानते हैं। कूलाम बल नियतांक, स्थिर विद्युत बल नियतांक या कूलाम बल नियतांक। वापस समझ लें एक बार। देखें, कूलाम जो वैज्ञानिक था उसने ये बोला था कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य तो प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद ये बोला कूलाम ने कि जब दो आवेश स्थिर अवस्था में रहते हैं, जब दो आवेश स्थिर अवस्था में रहते हैं तो इन आवेशों के मध्य हमेशा एक बल लगता है। वो आकर्षण बल भी हो सकता है, वो प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। अगर समान प्रकृति के आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो आकर्षण बल लगेगा। तो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जब दो आवेश स्थिर अवस्था में होते हैं तो उनके मध्य क्या लगता है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, दोनों को मिलाकर अपन ने नाम लिख दिया स्थिर विद्युत बल। तो स्थिर विद्युत बल लगता है और इस स्थिर विद्युत बल का जो मान होता है वो इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के तो क्या होता है, समानुपाती होता है और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती एवं इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 व 2 से हमने दोनों को मिलाया, समानुपाती का चिन्ह हटाया तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट लगाया K। हमने बोला K एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम स्थिर विद्युत बल नियतांक या कूलाम बल नियतांक के नाम से जानते हैं। अब K का जो मान होता है, इस K का जो मान होता है वो Q1 और Q2 के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। अब Q1 और Q2 के बीच उपस्थित माध्यम से क्या मतलब होता है कि जब ये आवेश वायु में रखे हुए हैं या इनके बीच में वायु भी नहीं है, या तो ये वायु में रखे होंगे या फिर ये निर्वात में रखे होंगे।
तो जब इनके मध्य वायु या निर्वात होती है तब K का मान अलग होता है। जब ये दोनों आवेश पानी में रखे हों तो Q1 व Q2 के बीच जो K का मान है वो K का मान क्या होता है, पानी के अनुसार रखा जाता है। तो ये अपन 12वीं क्लास में पढ़ेंगे K का मान। अभी मैं आपको ज़्यादा K के मान के बारे में नहीं बताऊंगा, K का मान होता कितना है, ये अपन 11वीं क्लास में पढ़ लेंगे। तो जो Q1 Q2 का जो मान होता है, K का जो मान होता है वो Q1 व Q2 के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, K यहाँ कूलाम बल नियतांक है और K का मान जो है वो Q1 और Q2 के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। अब आगे की बात करते हैं हम। यहाँ तक तो हो गया स्थिर विद्युत बल नियतांक। फिर कूलाम नामक वैज्ञानिक ने ये बोला था, फिर आगे ये तो स्थिर विद्युत बल नियतांक हो गया। अब जब अपने को पढ़ना है विद्युत चुम्बकीय बल, अब जब आवेश गतिमान होने लगते हैं, ये तो स्थिर आवेश थे, जब आवेश गतिमान होने लगते हैं तो आवेश जब गतिमान होते हैं तो आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसे हम विद्युत चुम्बकीय बल कहते हैं। जब आवेश स्थिर रहते हैं और उनके मध्य जो बल लगता है उसे तो हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं। और जैसे ही आवेश गतिमान होते हैं और गतिमान आवेशों के मध्य जब कोई बल लगता है तो हम उसे विद्युत चुम्बकीय बल के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। अब विद्युत चुम्बकीय बल के बारे में हम बात करते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय बल जो होता है, इसकी परास जो होती है वो अनंत होती है। परास का मतलब होता है कितनी दूरी तक ये कार्य करता है, तो ये अनंत दूरी तक कार्य करेगा। ठीक है। तो विद्युत चुम्बकीय बल जो होता है उसकी परास अनंत होती है। और मैंने आपको बताया था गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसकी परास भी अनंत होती है, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल की जो प्रबलता होती है वो सबसे कम होती है। हम 4 बल पढ़ेंगे, प्रकृति के 4 मूल बल बताए मैंने आपको। कौन कौन से? एक बल बताया मैंने गुरुत्वाकर्षण, एक बताया मैंने विद्युत चुम्बकीय, एक बताया मैंने नाभिकीय बल और एक बताया मैंने आपको दुर्बल बल। तो ये 4 बल जो है, इन चारों बलों में जो प्रबलता सबसे कम थी वो कौन से बल की थी? गुरुत्वाकर्षण बल की। तो गुरुत्वाकर्षण बल की प्रबलता सबसे कम होती है और विद्युत चुम्बकीय बल की प्रबलता जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होती है। तो प्रबलता जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक है, परंतु परास दोनों की ही क्या होती है? अनंत होती है। तो जब आवेश स्थिर अवस्था में होते हैं तो स्थिर विद्युत बल लगता है, और जब आवेश गतिमान होते हैं तो आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसे हम विद्युत चुम्बकीय बल कहते हैं। अब देखें, तीसरा बल आएगा आपका नाभिकीय बल। नाभिकीय बल। अब नाभिकीय बल के बारे में बात करने से पहले अपन थोड़ा सा नाभिक के बारे में बात करेंगे, फिर नाभिकीय बल की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। नाभिकीय बल होता क्या है, पर मैं आपको पहले थोड़ा सा नाभिक के बारे में बताता हूँ, फिर अगली वीडियो में हम नाभिकीय बल के बारे में बात करेंगे। कि नाभिक जो होता है, परमाणु जो होता है, इस परमाणु के केंद्र पर ठीक है एक धनावेशित गोला होता है। परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित गोला होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। ध्यान रखें, परमाणु का जो आकार है, परमाणु का आकार जो है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का। परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर की त्रिज्या का। और नाभिक का जो आकार होता है, नाभिक का आकार जो होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है भाई। तो नाभिक का आकार जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर का होता है। परमाणु का जो आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर का होता है। अगर आपसे कोई पूछे कौन बड़ा है तो ये ध्यान रखेंगे, माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होगी वो मान उतना ही छोटा होगा। मतलब नाभिक का आकार छोटा होता है और परमाणु का आकार बड़ा होता है, मतलब परमाणु नाभिक की तुलना में बड़ा होता है। तो परमाणु के केंद्र पर क्या होता है? एक धनावेशित गोला होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक जो है वो 2 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। नाभिक जो होता है वो 2 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है
न्यूट्रॉन जो होता है वो अनावेशित होता है, कोई आवेश नहीं होता इसमें। ठीक है, इसलिए मैंने बोला है नाभिक जो होता है वो क्या होता है, धनावेशित गोला होता है और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। नाभिक जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम मिलाकर जब ये नाभिक में होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब नाभिक में उपस्थित होते हैं तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। और नाभिक को बोलते हैं न्यूक्लियाई, इंग्लिश में बोलते हैं हम नाभिक को न्यूक्लियाई। और नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियन। अगर आपसे कोई बोले न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का मतलब ये है कि वो नाभिक की बात कर रहा है, नाभिक के अंदर किसकी बात कर रहा है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो अभी आप सिर्फ इतना सा समझें कि नाभिक के अंदर दो प्रकार के मूल कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर नाभिकीय बल क्या होता है इसके बारे में मैं बात आपसे अगले वीडियो में करूंगा। धन्यवाद।